Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you all will be fine inshallah. So today our topic is about Big Bang Theory. आज हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी कायनात ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आई। सही है। तो ये बिग बैंग थ्योरी किसने पेश की थी? ये एक बेल्जियन प्रिस्ट थी जिसका नाम था जॉर्ज लिमार्टे। सही है। ये फिजिसिस्ट भी थी, एस्ट्रोनॉमर्स भी थी। तो इन्होंने जो है ना ये बिग बैंग थ्योरी पेश की थी। तो इस थ्योरी के मुताबिक हमारी यूनिवर्स जो है 13.8 बिलियन ईयर्स को वजूद में आई थी। सही है। तो इससे पहले हमारी यूनिवर्स क्या थी? वो एक सिंगुलरिटी पे मुश्तमिल थी। सही है। पूरी कायनात की जितनी भी मैसेज है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, सेलेस्टियल बॉडीज है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, वो सारी जो है ना उसकी वो सारी एक सिंगल पॉइंट पे, सही है, वो सिंगल डॉट पे समोई हुई थी। सही है। जिसको हम सिंगुलरिटी कहते हैं, एक छोटी सी एटम। सही है। पूरी कायनात की मैस इसमें जमी हुई थी, समोई हुई थी। तो ये सिंगुलरिटी अपने आप को क्यों बरकरार नहीं रख सकी, ये क्यों ब्लास्ट कर गई? तो इसकी एक मेन रीज़न ये है कि पूरी कायनात की कितनी बड़ी मैस है। तो वो पूरी मैस जो है ना एक छोटी वॉल्यूम पे, इतनी सी जगह पे जो है ना वो समोई हुई थी। तो जैसे हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा है कि डेंसिटी जितनी किसी चीज़ की मेस ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी भी इतनी ज़्यादा होगी। सही है। अगर वॉल्यूम कम होगी, मेस ज़्यादा होगी, तो क्या होगी? डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। अब ये सिंगुलरिटी की वॉल्यूम इतनी छोटी सी थी, एक छोटी एटम। सही। लेकिन इसमें पूरी कायनात की मेस समोई हुई थी। तो इस वजह से डेंसिटी हाई होने की वजह से, ये वॉल्यूम लो होने की वजह से ये अपनी डेंसिटी को बरकरार नहीं रख सकी। और जो हमारे पास ये फोर फंडामेंटल नेचुरल फोर्सेस है हमारी यूनिवर्स कायनात में, जो हर जगह एग्जिस्ट करती है। सही है। जिसको हम नहीं देख सकते। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये चारों फोर्सेस जब तक इस सिंगुलरिटी में बैलेंस थी, बरकरार थी, तो ये सिंगुलरिटी अपनी इस हालत को बरकरार रख रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसे आया कि इन चारों फोर्सेस में से एक फोर्स जो है ना वो इम्बेलेंस हो गई। वो इम्बेलेंस हो गई ड्यू टू हाई डेंसिटी की वजह से, जिसकी वजह से जो ये ग्रेविटेशनल बॉन्डिंग थी इस सिंगुलरिटी की, वो डिस्टर्ब हो गई। उस ग्रेविटेशनल बॉन्डिंग के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा क्या हो गया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड, ये सिंगुलरिटी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं कि एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन। सही है। एक्सपेंशन। तो इस एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन होने की वजह से ये एक्सपेंड होता गया, ये क्योंकि ये इम्बैलेंस फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा था। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है कि किसी चीज़ पे जब तक फोर्स अप्लाई ना हो वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकते, वो जो है ना नहीं हिल सकता है। तो इसी तरह ये जब ये चारों फोर्सेस जब इम्बैलेंस हो गए, इनमें से एक ने ज़्यादा फोर्स लगाई, एक ने कम फोर्स लगाई, तो इसकी वजह से क्या हुई कि ये सिंगुलरिटी अपने आप को बरकरार नहीं रख सकी, जिसकी वजह से एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो गया, इनमें ग्रेविटेशनल बॉन्डिंग कम हो गई। तो इसकी वजह से एक ब्लास्ट हो गई, जिसके नतीजे में हमारी ये कायनात वजूद में आई। सही है। इस ब्लास्ट होने के फ़ौरन बाद हमारे पास क्या बनी? एक स्पेस एंड टाइम क्रिएट हो गया। सही है। स्पेस टाइम इस कायनात में जो है ना वजूद में आ गई। तो इस स्पेस टाइम क्रिएशन के बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक निबोला बन गई। सही है। नेबोला। नेबोला क्या है? ये है क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ब्लास्ट होती है तो हमारे पास क्या बनती है? क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, जिसको हम कहते हैं नेबोला। नेबोला, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। सही है। तो इसी तरह हम ये जो स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ को, इसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो ये जैसे ब्लास्ट हो गई तो स्पेस टाइम क्रिएट हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या बनी? एक निबोला बन गई। निबोला क्या है? ये क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट है। इसी निबोला से फिर हमारी क्या बनी? स्टार्स बनी।
सही है, स्टार्स बन गई। तो स्टार्स जो है ना हमारी यूनिवर्स में कितने तादाद में मौजूद है? 10⁻²2। सही है। तो ये स्टार्स जिसको हम सन, एक स्टार हमारे सन भी है, ये सन भी हमारे स्टार है। तो ये जो है ना किस चीज से मिलके बनी? ये बनी है हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस, सही है। ये हाइड्रोजन गैस क्या है? ये हाइड्रोजन गैस मोस्ट अबेंडेंट गैस, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन आवर यूनिवर्स। सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस या एलिमेंट हमारी यूनिवर्स में क्या है? हाइड्रोजन गैस है। सही है, अबेंडेंट गैस। ये एक एमसीक्यूज है। इसी तरह हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में ये भी एक एमसीक्यूज है कि सबसे ज्यादा गैस अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सी पाई जाती है? वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में। इसी तरह अर्थ क्रस्ट, जमीन के नीचे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, सही, जो 46% है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये इसकी मकदार तकरीबन 92%, 92.5% हमारी जो है ना स्टार जो है ना हाइड्रोजन से मिलके बनी है, और 7.5% के राउंड अबाउट हीलियम गैस से बनी है। सही है, ये भी हमारे पास हो गया। तो हाइड्रोजन बनने के बाद ये हम इस स्टडी ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ये भी एमसीक्यूज है, स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी। हाँ सही है। तो स्टार्स के बनने के बाद क्या हुई? हमारे पास गैलेक्सीज बन गई। इसी तरह गैलेक्सी, सही है। गैलेक्सी ये हमारे पास क्लस्टर्स की फॉर्म में पाई जाती है। सही है, ये क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स एंड स्टेलर स्टार्स ईटीसी। सही है, ये हमारे पास गैलेक्सीज नेबुला बनी, नेबुला के बाद हमारे पास स्टार्स बनी, स्टार्स के बाद इसी तरह सिमिलरली गैलेक्सीज बन गई। गैलेक्सी ये जो है लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में है। सही है, लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। सही है? तो ये हमारी यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट जो है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन सी? ये हमारे पास गैलेक्सीज है। अब आप लोगों को मैं आप बताओ कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है? सेलेस्टियल का मतलब क्या है? कि वो चीज़ जो स्पेस घेरती हो प्लस वेट रखती हो। ठीक, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। सही है। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इसमें हम मिसाल दे सकते हैं हमारे पास कोमीट से। सही है। इसी तरह जो लार्जेस्ट मुख्तलिफ किस्म के जो बॉडीज़ हैं हमारी यूनिवर्स में, सही है, तो वो सारी इसी तरह सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में आती है। सही है। इसी तरह इसके बाद गैलेक्सी जो है ना, हमारे गैलेक्सी को क्या कहते हैं? जो हमारी गैलेक्सी इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, सही है। इस मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है, इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप है स्पाइरल, जो स्प्रिंग की तरह होती है, इस तरह। सही है। और इसका जो पाथ कैसे है? हमारी गैलेक्सी की पाथ, मिल्की वे की, उसकी पाथ है इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ, सही है। इलिप्टिकल पाथ कैसी होती है? ऐसी ओवल शेप होती है। हमारी गैलेक्सी ऐसी घूमती है इस पाथ में। सही है। तो हमारी जो है यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी पाई जाती है? हमारी यूनिवर्स में पाई जाती है 10⁻11 गैलेक्सी। सही है। और इसी तरह हमारी यूनिवर्स की स्पीड क्या है? कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है।
इसी तरह हमारी जो यूनिवर्स में जो मेजर करते हैं उसको कहते हैं हम लाइट ईयर। ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, सही है, लाइट ईयर, सही है। तो ये हो गया, लाइट ईयर की वैल्यू क्या है, 9.46 10⁻12 मीटर, सही है। ये 10⁻12 को हम ट्रिलियन कहते हैं, सही। तो ये हमारी लाइट ईयर की वैल्यू है। तो इसको लाइट ईयर क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सही हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी के साथ वाली गैलेक्सी है, नेबरिंग गैलेक्सी, उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोमीडा गैलेक्सी, एंड्रोमीडा गैलेक्सी, सही है। ये गैलेक्सी जो है ना हमारी मिल्की वे की नेबरिंग गैलेक्सी है, नेबरिंग गैलेक्सी, सही है। ये भी एक एमसीक्यूज है। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब जो हमें पता है कि ये कायनात पूरी जो है ना एनर्जी पे डिपेंडेंट करती है, कि अगर हमें एनर्जी ना मिले तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह कायनात की हर चीज़ जो मूवेबल है, जो हम देख सकते हैं, तो उस सारी चीज़ों को ना एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हमारी जो सन बनी, जिसको मैंने कहा कि मोस्टली हाइड्रोजन से बनी है, वो कैसे, उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वो हम देखते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑन सन, सही है। तो हम देखते हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें लाइट मिलती है, सही है, जो हीट मिलती है, ये एनर्जी हमारी, तो जो सन हमें देती है, तो ये जो है ना किस तरह वजूद में आई, ये थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ये जो है ना हमें एनर्जी मिलती है, जो सन हमें देती है। तो ये जो है ना कैसे थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुई, मैंने जैसे कहा कि जैसे ब्लास्ट हो गई तो निबोला बनी, सही है। निबोला जो क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस है, निबोला में जो है, जो जिस गैसेस की मेस ज़्यादा थी, सही है, एटॉमिक मेस ज़्यादा थी, तो वो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा थी, तो वो बाहर चली गई, सही है। लेकिन जो जिन गैसेस की मेस कम थी, जैसे हाइड्रोजन है, सही है, हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है हमारी यूनिवर्स में, सही है। तो ये जो है हाइड्रोजन, ये इधर ही अपने आप को इस सर्कल से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अपने आप को बाहर नहीं वो कर सकी, अपने आप बाहर नहीं मूव कर सकी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सर्कल से जो एक फोर्स हमें लगती है, जो हमें बाहर की तरफ जाने नहीं देती है, तो उस जो चीज़ दायरे से बाहर निकाले जो फोर्स, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहते हैं। और जो फोर्स किसी चीज़ को सर्कल के अंदर खींचे, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है। सॉरी, इधर मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना था, सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर ही निबोला के अंदर रही, सही है। तो इसमें क्या हुई कि ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, सही है, दो स्मॉल न्यूक्लियाई, सही है, ये आपस में मर्ज हो गई, सही है, मिल गई। तो इससे क्या बनी, एक लार्ज न्यूक्लियाई जिसको हम हीलियम कहते हैं, प्लस वन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन प्लस पैकेट ऑफ एनर्जी, सही है, एक एनर्जी इसने रिलीज की। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि ये दो हाइड्रोजन कैसे आपस में मिलती है, ये दोनों तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करती है, रिपेल करती है। लेकिन इधर मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से
मिली, सही है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, रिएक्शन किया आपस में, जिससे एक हीलियम बनी और एक न्यूट्रॉन बनी। इसी तरह एक पैकेट ऑफ लाइट जो फोटोन है, हमें लाइट मिलती है, वो इन्होंने रिलीज की। तो इसकी मेन वजह क्या है कि मैं आपको इधर बताता हूँ। जैसे ये हमारी सन है, सही है, ये उसका कोर है, सही है। अब इसके कोर में ये जो है ना तकरीबन 20 बिलियन केल्विन टेम्परेचर होती है, सही है। और इसी तरह इसके सरफेस में कितने टेम्परेचर है? 5 बिलियन केल्विन है, सही है। अब ये दो हाइड्रोजन दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि इधर इतनी हाई टेम्परेचर होती है सन के कोर में कि इतनी ज़्यादा प्रेशर और एनर्जी इधर होती है कि ये इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को मजबूर करती है कि ये एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, सही है, रिएक्शन करे। इस हाई एनर्जी की वजह से ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करने के बजाय ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होती है, जिससे एक हीलियम बनती है, एक न्यूट्रॉन बनती है, एक पैकेट ऑफ लाइट जो हमें लाइट देती है, सूरज, सही है। तो इस सन के कोर को हम क्या कहते हैं? सही है, जिधर टेम्परेचर 20 बिलियन होती है, इसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर, सही है। और सन के जो है ये सरफेस को, आउटर सरफेस को हम क्या कहते हैं? आउटर सरफेस को इसको कहते हैं कोरोना, सही हो गया। तो इसी तरह में जो है ना लाइट मिलती है सन से, सही है। एक अंदाजे के मुताबिक पर डे सन जो है हमारे पास 5 मिलियन टन ऑफ एनर्जी या लाइट या हीट हमें जो है ना प्रोड्यूस करती है इस रिएक्शन की वजह से। और इसको रिएक्शन को क्या कहते हैं? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो इसके अंदर होती है सन के अंदर। और ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, सही है। तो इसी तरह हमारी सन जो है इसको हम कहते हैं एवरेज स्टार, सही है, एवरेज स्टार। हमारी सन का नाम क्या है? ये एवरेज स्टार में आती है, सही है। इसी तरह दो किस्म के स्टार होते हैं, एक एवरेज स्टार, एक मैसिव स्टार, मैसिव स्टार, सही है। अब ये एवरेज स्टार और मैसिव स्टार क्या होती है? ये एवरेज स्टार जो है ना इसमें जो रिएक्शन होती है तो पहले जो है क्या थी? नेबुला आती, सही है, नेबुला बनती है। नेबुला के बाद हमारे पास एवरेज स्टार बनती है। उसके बाद क्या बनती है? रेड जाइंट बनती है, रेड जाइंट। फिर प्लेनेटरी नेबुला बनती है, प्लेनेटरी नेबुला। उसके बाद वाइट डॉर्फ बनती है, वाइट ड्वार्फ। अब ये क्या होती है? मैंने कहा जैसे यूनिवर्स में ब्लास्ट हो गई तो उससे नेबुला बनी, नेबुला से एवरेज स्टार बनी, जैसे हमारी सन है। एवरेज स्टार से जैसे इधर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है। एक टाइम ऐसी आती है कि इसकी एनर्जी कम होती जाती है, तो ये रिएक्शन कम होती जाती है, सही है। तो वो रेड जाइंट बनती है। रेड जाइंट के बाद जो एक टाइम ऐसी आती है कि वो प्लेनेटरी नेबुला, मजीद इसकी एनर्जी कम होती है, फ्यूल कम होती है, प्लेनेटरी न्यूबोला बनती है। प्लेनेटरी न्यूबोला के बाद क्या बनती है? वाइट डॉर्फ, सही है, वाइट डॉर्फ। ये वाइट डॉर्फ जो है ना उसके बाद इधर बिल्कुल इसकी एनर्जी ख़त्म होती है, हमारी सन जो है ना, हमारी स्टार जो है कूल होती है, सही। तो इसी तरह एक है मैसिव स्टार, मैसिव स्टार। मैसिव स्टार क्या होती है? ये जैसे इसमें भी इसी तरह रिएक्शन होती है, तो एक टाइम आती है कि ये जो है ना थोड़ा रिएक्शन कम होके क्या बनती है? सुपर रेड जाइंट, सुपर रेड जाइंट, सही है। सुपर रेड जाइंट के बाद जब मजीद इसकी एनर्जी कम होती है तो क्या बनती है? ये सुपरनोवा, सुपरनोवा, सही। फिर इसी सुपरनोवा की मजीद आगे जाके दो चीज़ें बनती है। एक बनती है न्यूट्रॉन स्टार,
और दूसरी क्या बनती है न्यूट्रॉन स्टार, एक होती है ब्लैक होल। ब्लैक होल बनती है, सही है। ये इस तरह हमारे दो किस्म के स्टार होते हैं, एक एवरेज स्टार, एक मैसिव स्टार। तो ये रिएक्शन जब रिएक्शन होती रहती है तो फिर रेड जाइंट बनती है, प्लेनेटरी निबोला बनती है, फिर वाइट डार्क बनती है। इस तरह मैसिव स्टार में भी जैसे रिएक्शन होती जाती है, एक टाइम आती है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन कम होती है, एनर्जी कम होती है, फ्यूल ख़त्म होती है, तो रेड जाइंट बनती है, सुपरनोवा बनती है। फिर सुपरनोवा में दो चीज़ें बनती है, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। अब देखते हैं ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल, व्हाट इज ब्लैक होल? ये ब्लैक होल एक हाइपोथेटिकल रीजन इन स्पेस है। ये स्पेस में एक हाइपोथेटिकल रीजन होती है, सही है। तो हाइपोथेटिकल रीजन मिसाल इसकी जो है ब्लैक होल की एनर्जी, सही है, ग्रेविटी और स्पीड हमारी यूनिवर्स की स्पीड से ज़्यादा होती है, सही है। हमारी यूनिवर्स की स्पीड क्या थी 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। इसकी स्पीड, ब्लैक होल की स्पीड इससे भी ज़्यादा होती है। और इसकी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी डेंसिटी, ये दोनों भी जो है ना हमारी यूनिवर्स की ग्रेविटी से और हमारी यूनिवर्स की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, सही है। इस वजह से ये ब्लैक होल जो है ना, जो भी चीज़ अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पे लाइट लगाऊं, ये लाइट को अपने अंदर खींच लेती है, नज़र नहीं आती है लाइट, सही है। अगर जो है ना कोई मैं इतनी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है कि ये हर चीज़ को ना अपने अंदर खींच लेती है अपनी ग्रेविटी और डेंसिटी की वजह से, सही है। तो ये एक हाइपोथेटिकल रीजन है। और ये अमूमन जो है किधर पाई जाती है गैलेक्सीज में, गैलेक्सी इन गैलेक्सी कोर, सही। गैलेक्सी की कोर में ये ब्लैक होल होती है जिसकी स्पीड, ग्रेविटी, डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, यूनिवर्स की स्पीड, डेंसिटी और ग्रेविटी से इतनी ज़्यादा होती है कि ये हर चीज़ को अपने अंदर जो है ना अट्रैक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, सही है। तो इसी तरह ये हो गया हमारे पास ब्लैक होल। अब हम पढ़ते हैं जो स्टार सेमी जो है ना, जो हमने भी थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किया वो पढ़ा, तो उससे हमारे पास लाइट प्रोड्यूस हो गई। तो अब उससे आगे क्या होती है, तो ये हमारी जो सन हमें कितने 7 किस्म के लाइट देती है, सही है। और 7 किस्म की हमारे पास स्पेक्ट्रम होती है इसकी, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब ये सबसे पहले कौन सी जो लाइट है हमारे पास वेव है, वो है गेमा वेव। गेमा वेव। उसके बाद कौन सी है, एक्स रेज है। उसके बाद कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट रेज। सही है। उसके बाद कौन सी है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट। उसके बाद क्या है हमारे पास, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद क्या है हमारे पास, माइक्रोवेव्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स। सही है। ये 7 किस्म के हमारे पास वेव होते हैं या रेज होती है, सही है। तो इस रेज में भी देखो जो है इसकी एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ हम देखते हैं कि इस इनमें किसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, किस में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, किस में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सही। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है ना, ये डाउन टू अपवर्ड, सही है, ये ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, एनर्जी। और इसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ इसकी क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती जाती है, सही है। अब हम देखते हैं कि इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, सही है, ये कैसे, किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे ज़्यादा कम है, सही है। तो
जो ये गेमा रेज होती है, सही है, इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है ना सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट एनर्जी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड, सही है। 1 सेकेंड में कितने वेव किसी स्पेसिफिक पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से कितनी गुजरती है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एनर्जी को आपको पता है, द एबिलिटी टू डू वर्क, सही है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तकरीबन सेम होती है। इसी तरह वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ मैं आपको इधर कराता हूँ। तो ये वेव है, सही है, ये वेव है। तो इस वेव के ऊपर वाली साइड को हम क्या कहते हैं? इसको क्रस्ट कहते हैं, सही है, ये क्रस्ट है। और ये नीचे वाली साइड को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ट्रफ। हाँ, इसको हम ट्रफ कहते हैं। अब वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, सही है, ये दो क्रस्ट के दरमियानी वाले डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, या द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, फर्क नहीं पड़ता है, सही है, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियानी वाली डिस्टेंस, या दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियानी वाली डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, सही है। तो ये आप लोगों को वेवलेंथ भी समझ आ गई, फ्रीक्वेंसी भी समझ आ गई, एनर्जी भी समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, तो इसमें सनलाइट की, तो इसमें कौन कौन सी वेव जो हमें मिलती है, तो उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या है? गेमा रेस की मैंने कहा, देखो ऊपर से नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा होती है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। तो गेमा रेस की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक्स रेस से और इन बाकी 6 से ज़्यादा होती है। इसी तरह एनर्जी भी इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है, लीस्ट वेवलेंथ होती है, लीस्ट वेवलेंथ, सही है, और हाईएस्ट एनर्जी प्लस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस गेमा रेस, सही है। ये इनविजिबल है, हम इसको जो नेक्ट आइज से नहीं दे सकते। इसी तरह एक्स रेज है, तो ये गेमा रेस इसकी यूजेज क्या है? ये जो है हम मेडिकल पर्पजेज के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो है बिल्डिंग में जब क्रैक आती है, तो हम गेमा रेज लगा के ना उसकी क्रैक को मालूम कर सकते हैं कि किधर से क्रैक को आए, अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, सही। एक्स रेज ये आप लोगों को पता ही है, एक्स रेज जो हम मेडिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी भी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी ये बाकी जितने भी नीचे है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल है, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, इनसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी गेमा वेव से कम होती है, सही है। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इन दोनों से, गेमा और एक्सरे से क्या होती है? कम होती है। वेवलेंथ इन दोनों से ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो नीचे, इससे नीचे, इनसे वेवलेंथ इनकी अल्ट्रावायलेट की कम होती है। सिमिलरली विजिबल लाइट ये हम नेक्ड आइज से दे सकते हैं, सही है। तो ये जो हम 7 कलर की होती है, जिसको हम कहते हैं विबग्योर, सही है, विबग्योर। अभी हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे, विजिबल लाइट, सही है। ये नेक्ट आइज से हम देख सकते हैं। इसके बाद इंफ्रारेड रेज हो गया। इंफ्रारेड की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गेमा रेज से कम होती है, लेकिन माइक्रोवेव और रेडियो वेव से इसकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। वेवलेंथ जो है माइक्रो और रेडियो से कम होती है, इन चारों से, बाकी चार ऊपर जो है इनसे ज़्यादा होती है। सिमिलरली माइक्रोवेव की भी यही है, और रेडियो वेव की भी यही है, सही है। तो ये हम जो है डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेज, सही है, वेव्स। और इसी तरह माइक्रोवेव ओवन, ये ओवन में यूज़ होती है। इस तरह रेडियो वेव रेडार के लिए हम यूज़ करते हैं, ऐसे जो मिलिट्री लोग यूज़ करते हैं मिलिट्री में, सही है। तो ये चीज़ें हमने आज पढ़ा। अब मैं आपको सिखाता हूँ विबग्योर। जो मैंने कहा कि ये जो 7 रेज या स्पेक्ट्रम हमें सन से मिलती है, आती है, तो उसके जो है ना, ये बाकी 6 जो है इनविजिबल है, नेक्ट आइज से नहीं देख सकते। ये विजिबल लाइट सिर्फ हमारे पास विबग्योर है, सही है। तो हम भी देखते हैं।
अब विजिबल लाइट, विजिबल लाइट ये 7 कलर की होती है, जिसको हम कहते हैं विप गियोर। सही है। ये क्या होती है? वायलेट होती है, वी वायलेट। उसके बाद जो है इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। सही है, ये होती है। तो अब जो है ना, इनकी भी वेवलेंथ इनकी कितनी होती है, कितनी होती है वेवलेंथ? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। सही है, इस विजिबल लाइट की। अब ये विजिबल लाइट में ना, इसकी भी इसी तरह है, एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी नीचे से ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ऊपर से नीचे की तरफ ज़्यादा होती है। सही है। तो अब देखते हैं कि वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन लीस्ट वेवलेंथ है। इसी तरह इंडिगो की हाईएस्ट एनर्जी, इसकी एनर्जी जो है ना सबसे ज़्यादा होती है, ये जो बाकी नीचे है इनकी फ्रीक्वेंसी भी इस, लेकिन वेवलेंथ जो है ना इनसे कम होती है। इसकी फिर वेवलेंथ वायलेट से ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो ये नीचे ऊपर से नीचे की तरफ वेवलेंथ ज़्यादा होती जाती है। इसी तरह ब्लू लाइट है हमारे पास। ब्लू लाइट की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंडिगो और वायलेट से कम होती है, लेकिन वेवलेंथ इंडिगो और वायलेट से ज़्यादा होती है। इसी तरह इनके ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इनसे इनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ जो है ना इनसे कम होती है। सिमिलरली इसी तरह ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड का भी इसी तरतीब से। सही है। तो ये हमारे पास विजिबल लाइट की हो गई। अब हम आते हैं एक दूसरी थ्योरी हमारे पास, वो थ्योरी भी पढ़ के इंशाल्लाह क्लास को एंड करते हैं। वो थ्योरी हमारे पास क्या है? उसको हम कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। सही है। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी एडविन हबल ने, एडविन हबल। सही है। अब एडविन हबल कौन है? ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट, जो किधर होती है? नासा में। सही है। इसी तरह एक और साइंटिस्ट भी है जिसका नाम है जेम्स वेब। सही है, ये नासा का डायरेक्टर है। अब जो है ना, ये आपको पता है कि ये जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है? नेशनल नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सही है। तो ये नासा जो है, इसमें एडविन हबल ने जो है ना 1990 से लेके 2021 तक, तो इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। अब ये ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, इसके कॉन्सेप्ट क्या है? तो एडविन हबल ने इसके नाम पे एक टेलीस्कोप भी है जिसको हम कहते हैं कि हबल टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप। तो इसने जब यूनिवर्स को अपनी टेलीस्कोप से देखा, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर
यूनिवर्स मुझे रेड दिखाई देगी, सही है। तो इसका ये मतलब है कि यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है दिन ब दिन। अगर हम मुझे यूनिवर्स ब्लू दिखाई दे, कायनात, सही है, तो इसका क्या मतलब है, जो यूनिवर्स दिन ब दिन कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, सही है। तो इसने जब अपनी टेलीस्कोप से देखा तो क्या हुआ कि थिंग्स आर अवे फ्रॉम हिम, सही। जो दुनिया जो है ना इस तरह रेड नज़र आ रही थी, तो इसने क्या अंदाज़ा लगाया कि दुनिया जो है ना वो एक्सपेंड होता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, सही है। तो क्यों, क्योंकि आपको जैसे पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हम अगर किसी दूर डेस्टिनेशन को मालूम करें ना, तो हम अगर उधर रेड लाइट लगा लें तो उसकी क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो हमें दूर से नज़र आती है, सही है, रेड लाइट, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी एनर्जी कम है। जैसे विबग्योर रेड सबसे आखिर में था ना, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है लेकिन एनर्जी और फ्रिक्वेंसी कम है। इसलिए जैसे आप देखा है कि गाड़ियों की जो बैक हेडलाइट्स है ना, बैक लाइट्स है, सॉरी, बैक लाइट्स, उसमें आप लोगों ने देखा है कि अमूमन रेड लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि रात को अगर किसी हाईवे में जो है ना वो स्ट्रीट लाइट ना हो, सही है, तो गाड़ियों को दूर से नज़र आए, वो आपस में डिस्टेंस रखे कि आगे भी मेरे कोई गाड़ी है, सही है, वो जो है ना रेड लाइट दूर से, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो दूर से नज़र आती है क्या आगे कुछ है, सही है। तो इसी तरह इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। इन्होंने देखा कि अपनी टेलीस्कोप से कि यूनिवर्स जो है ना हमारे पास रेड कलर नज़र आ रही, तो इसका मतलब है वो हमसे दूर होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। तो इसी तरह हबल टेलीस्कोप, सही है, इसकी टेलीस्कोप जो है ना हमें कितने 5000 टाइम मैग्नीफाई करता था। तो इसकी टेलीस्कोप थी 12 बिलियन ईयर अगो, 12 बिलियन ईयर अगो तक हमें जो है ना यूनिवर्स को वो करते थे, एनालाइज करते थे कि यूनिवर्स में कैसे वजूद में है, फलान ये, सही। लेकिन उसके बाद जो है जेम्स वेब, जो नासा का डायरेक्टर है, इसने एक टेलीस्कोप बनाई जिसका नाम था सेकंड जनरेशन टेलीस्कोप, सेकंड जनरेशन टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप की क्या खूबी थी कि ये जो है हमारी यूनिवर्स को, जो इस 12 बिलियन ईयर अगो से भी पहले जो है ना, जब कायनात वजूद में आ रही थी, तो उस वक़्त से ये हमें जो है ना मैग्नीफाई करके देगा कि यूनिवर्स जो है, हमारी कायनात जो है वो गैलेक्सीज, गैलेक्सीज को जो है हबल ने इतना सही तरह से डिफाइन नहीं कर सका, तो ये दिखाया, ये गैलेक्सी को दिखाया कि गैलेक्सी कैसे बनी, किस तरह बनी, सही, कैसे शेप है उसकी, सही है। तो ये जो है ना जेम्स वेब, जो नासा का डायरेक्टर, इसने बना। अब एक एमसीक्यूज आती है कि हु डिस्कवर्ड टेलीस्कोप, हु डिस्कवर्ड टेलीस्कोप, हु डिस्कवर्ड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, सही है, हु इन्वेंट, या हम इन्वेंट भी कह सकते। तो ये सबसे पहले किसने किया, गैलीलो, गैलीलियो गैलीली, सही है। इन्होंने सबसे पहले जो है ना टेलीस्कोप को क्या किया, इन्वेंट किया। ये इसका ये किस मुल्क से बिलोंग करता था, इटली से, ये इटालियन एरिस्टोक्रेट था, सही है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि टेलीस्कोप को इन्वेंट किया, सही है। उसके बाद जो है ना गैलीलियो गैलीली के बारे, हाँ, उसके बाद मैं आपको एक और एमसीक्यूज बताता हूँ कि जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा था, इसी तरह रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रोसकोमोस, ये भी एक एमसीक्यूज है। इसी तरह जापान का क्या है स्पेस एजेंसी का नाम, जाजा, सही है। इसी तरह यूरोपियन यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, सही है, यूरोप की। तो ये सारी स्पेस एजेंसी है। तो आज के टॉपिक हम यहाँ ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद सेकंड लेक्चर में हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे।
कि सोलर सिस्टम कैसे बनी और उसमें क्या होती है। सही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।